नमस्कार दर्शकों। अब 10 साल आम आदमी पार्टी के राज के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है और ये मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से है। रेखा गुप्ता जो पहली बार की विधायक हैं, शालीमार विधानसभा सीट से वो विधायक हैं और उनको अब सीएम के तौर पर देखा जाएगा। यानी बीजेपी ने उनको अपने सीएम के तौर पर चुना और आज उनकी शपथ भी हो गई है। लेकिन अब अगले 5 साल बीजेपी दिल्ली में क्या करने वाली है, क्या ये सारे वादे पूरे होंगे नहीं होंगे, और यहाँ पर जो फैसला लिया गया रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, अब वो क्या काम करेंगी, किस तरीके से बीजेपी क्या वो सारे वादे निभाएंगी और उनको ही क्यों चुना गया, इस पर आज सारी चर्चा रहेगी। चर्चा में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्ष मलिक जी हैं, उनसे ही यहाँ पे जो है आज हमारे सारे सवालों की चर्चा होगी कि अब दिल्ली में अगले 5 साल क्या हाल होने वाला है। तो जैसे कि अभी शुरुआत हुई कि क्या हाल अब दिल्ली का 5 साल अगले होने वाला है, क्या लगता है आपको? रेखा गुप्ता उनको सीएम चुना गया है, विधायक दल ने उनको चुना है। हालांकि विधायक दल तो क्या, यहाँ तो आप जानते हैं आलाकमान ही कहीं ना कहीं फैसला लेता है बीजेपी का, एक लोकतांत्रिक पार्टी है वो। तो क्या लगता है कि अगले 5 साल क्या हाल? दौलत भाई, देखना होगा कि जैसे अभी सरकार परिवर्तन हुआ है, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, लोगों ने देखा कि कितना काम हुआ नहीं हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का समय खत्म हो चुका है, सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी है काम करने की। क्योंकि पहले तो लोगों को वोट इसलिए मिले थे, इसलिए लिए गए वोटों कि हम लोग अच्छा करेंगे। दोनों पार्टियों ने बहुत दम लगाया, दोनों पार्टियां अच्छे से लड़ी और सबके अपने अपने वादे थे। अब ये देखना होगा कि जो बीजेपी ने अपने वादे किए थे क्या वो पूरे कर पाएंगे, क्योंकि अब की बार के इलेक्शन में आपने देखा था कि वादे बहुत ज्यादा थे, बहुत लुभावने वादे थे। सरकार सिर्फ ये था कि सरकार मैं बनाऊं, सरकार मैं बनाऊं। सरकार बनाने के लिए सरकार ने इतने वादे कर दिए कि शायद वो 5 साल तो नहीं 50 साल लग जाएंगे उन वादों को पूरा करने में। अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपने भाषण में बोला था, अभी रैली हुई थी उसमें बोला था कि आने वाली 12 तारीख को महिला दिवस जो मनाते हैं उसके ऊपर 8 मार्च सॉरी मैं अपने आप को करेक्ट 8 मार्च की बात है, तो 8 मार्च को सभी महिलाओं को जो है 25-2500 रुपए अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जो पहली स्कीम की जो पहली किस्त है। तो अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे पहुंचेंगे। ना तो अभी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना महिलाओं का कोई डाटा ऐसा उन्होंने कलेक्ट किया या कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं। आज तो सरकार का गठन हुआ है, 20 तारीख है, तो आज सब 15-20 दिन में ऐसा क्या कर देंगे कि 2500 लोगों की किस्त पहुंच जाएगी। अब वही सोचने वाली बात है कि जिस सरकार का गठन ही जीत के 12 दिन बाद 13 दिन बाद हुआ हो, अब 8 तारीख में भी शायद इतने ही दिन बाकी रह गए होंगे, 10 दिन 12 दिन। जी। अब इस 12 दिन में कैसे तो रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे तो वो पहचानेंगी कौन जरूरत है या कौन महिलाएं आ रही हैं या कौन इस स्कीम का लाभ लेंगी। तो ये मुश्किल दौर क्या अब बीजेपी के लिए शुरुआत से ही हो गया? देखिए, शुरुआत तो आज शपथ के बाद ही आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्वीट आए थे, बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारी चीजें ऐसे चल के आई थी कि जिससे वो कोई एक विवाद में तो आ ही गए हैं। जहां से मुख्यमंत्री शपथ ली जाती है उसके तुरंत बाद कुछ चैनल्स ने देखा होगा, कुछ पुराने ट्वीट निकाल कर दिखाए कि रेखा गुप्ता जी के ट्वीट उन्होंने बदी गालियां दी हैं, ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें। अभी तमाम आरोप तो लगने बाकी हैं क्योंकि सरकार का गठन तो आज हुआ है, कल सरकार का पहला दिन होगा और उसके बाद देखना होगा कार्य किस तरह से शुरू करते हैं। खैर, वो तो बात अलग रहती है। अब बात कर लेते हैं जनता की भलाई के लिए। सरकार का जब गठन होता है तो सिर्फ वादों के बेस पर होता है। जितनी भी सरकार चुनी गई है वो सिर्फ इसलिए चुनी गई, लोगों ने इसलिए चुन के आई है कि वो हमारे वादों को पूरा करेंगे। किसके वादों में कितना दम था वो तो अलग बात है, बट किस पब्लिक को कौन कितना लुभा पाया बात उनकी है। मुझे नहीं लगता कि आने वाली 8 तारीख को महिलाओं को जो पैसा देने की बात कर रहे थे वो दे पाएंगे। मुझे कहीं से संभव नहीं लग रहा। वो मैं इसलिए पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सरकार का गठन करने में 12 दिन लग जाते हैं, तो अगले 12 से 15 दिन में वो किस तरह से पूरी दिल्ली की महिलाओं को जो है 25-2500 रुपए कैसे दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। यहाँ पे कई सारे नाम थे सीएम फेस के लिए, परवेश वर्मा, आशीष सूद और भी कई बड़े बड़े नाम थे, जैसे स्मृति ईरानी का भी नाम चल रहा था और भी कई सारे जो विधायक थे जो कि केजरीवाल की लहर में भी उनकी पार्टी के लोगों को हरा के विधायक बने, चाहे कोई पूर्वांचली नाम हो, अन्य नाम थे। लेकिन जो रेखा गुप्ता है उनका नाम क्या लगता है आपको, किस वजह से आगे आया? देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी का अपना एक गठन है, वो अंदर के खाने करते रहते हैं। कल तक अगर मैं परवेश वर्मा की बात करूं तो बड़े खुश नजर आ रहे थे और आज जब देखा है, जिस टाइम शपथ ग्रहण हो रहा था उस टाइम भी उसके चेहरे को देखा होगा तो एक मायूसी छाई हुई थी, वो पूरी खुश नहीं थे। कल शाम को 8 बजे तक उनके घर में जाके देखते तो उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी, गाड़ियां खड़ी हुई थी, बहुत भयंकर जोश था और लोगों को उम्मीद थी कि अब की बार शायद हो सकता परवेश वर्मा दिल्ली के सीएम होंगे। पर वहीं पर एकदम से स्थिति पलट जाती है और परवेश वर्मा को अगर आज चेहरा देखने वाला था कि वो स्टेज के ऊपर खड़े जरूर थे
पर मुझे लग रहा था मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे, मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल बीमारी हालत में लग रहे थे कि एक उम्मीद सी टूट गई। उनको ये लग रहा था कि शायद अब की बार मैं सीएम होऊंगा, पर वो अरमान उनके अधूरे रह गए। लेकिन ये लगता नहीं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक कहा जाए दरार पैदा कर ली अपने नेताओं के बीच कि अरविंद केजरीवाल को वो हरा के आए बहुत बड़े मार्जिन से। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री आज तक बने हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनकर आए हैं, और केजरीवाल को हराकर भी वो जो उनको रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो उनको तोहफा मिलना चाहिए था, वो शायद बीजेपी देने नाकाम हुई। और ये जो सीट चली गई सीएम की, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर लड़ाई करवाएगी। और पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन सीएम बदलते बदलते 5 साल लगातार वो सीएम ही बदलते रहे। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि इसमें अभी देखना बाकी है। पिक्चर तो कह रहे हैं कि आज तो शुरुआत है, ट्रेलर स्टार्ट हुआ, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा कि बीजेपी किस तरह से अपनी सरकार को बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज होंगे। चैलेंज इसलिए कह सकता हूँ कि पहली बार विधायक चुनकर आती है और उसी दिन उनका दिया जाता है। अब पार्टी के अंदर सीनियर लीडर हैं जो काफी समय से राजनीति में सक्रिय थे, जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, सेवा संघ में लगे हुए थे। आरएसएस का इनका भी बड़ा काफी जुड़ा माना जा रहा है, एबीवीपी से माना जाता है। बिल्कुल उनका अगर 30 से 35 साल पुराना करियर है जो राजनीति का है, बट मैं ये नहीं कहूंगा पर पहली बार विधायक चुनना कोई बड़ी बात होती नहीं है। उससे पहले विजेंद्र गुप्ता जी वो सीनियर लीडर रहे हैं, परवेश वर्मा जी का भी पहले से करियर बड़ा अच्छा रहा है, और भी बहुत सारे लीडर है जिनका अच्छा रहा है राजनीति में। बट आपने देखा होगा कि अब की बार बिल्कुल उलट पैर किया है। वहीं पर इन्होंने राजस्थान में भी ये अपनाया कि वहां पर भी कोई नया चेहरा लेके आए हैं। वसुंधरा वाला खेल कर दिया। मतलब आप सोचिए कि वसुंधरा के सामने किस चेहरे को लेके नाम भी नहीं जानते। और वो वीडियो भी बहुत सारी आई थी कि जैसे ही वसुंधरा राजे ने नाम पढ़ा तो उनके चेहरा के एक्सप्रेशन देखने वाले बात थे। उन्होंने पर्ची एक तरीके से सेम वही सिचुएशन वही चीज आज परवेश वर्मा के साथ हुई है। उनके हाथ में पर्ची थी पर उनके हाथ में पर्ची नहीं थी, क्योंकि उनका नामकरण कल कर दिया गया था। सिर्फ आपकी औपचारिकता बती थी, वो आज कर दी है। यही उन्होंने हरियाणा में किया। हरियाणा में किसी को लगता ही नहीं था कि 6 महीने पहले सीएम को हटा के दूसरा एक चेहरा लेके आ जाते हैं, और वो एक नया चेहरा था, लोगों को भरोसा नहीं। आज उस सीएम की बहुत सारी आप मिगरी भी देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं पता नहीं है, कितना काम किया कितना नहीं है। बट हाँ, सरकार दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के अंदर अभी देखते हैं, कह रहे हैं कि 5 दिन में एलजी साहब ने अभी ऑर्डर भी पास कर दिए कि यमुना साहब का सारे ऑर्डर पास हो गए। सारे ऑर्डर पास हो जाते। तो इससे पहले दिक्कत ही क्या थी? एलजी साहब अगर ऑर्डर पास करने वाले तो इससे पहले भी कर सकते थे, उनको क्या दिक्कत? केजरीवाल का दबाव था क्या उनके ऊपर? भाई दबाव नहीं है, मतलब ये तो ये बात होगी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ भी करें, तुम्हारी सरकार है तो हम कुछ कर नहीं देंगे, ये साबित हो रहा है। ऐसा 5 दिन में क्या हो जाता है कि एलजी साहब 5 दिन में ये ऑर्डर कर देते हैं कि यमुना की सफाई कर दो। भाई उससे पहले भी तो मुद्दा था, सेंटर का मुद्दा है या स्टेट का मुद्दा है, ये तो देखना था। तो आज ऐसा क्या हो जाता है कि 5 दिन में एलजी साहब ऑर्डर दे देते हैं जी, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं थी। उससे पहले तो एलजी साहब बड़े दबाव में थे कि नहीं हो सकता, बहुत सारे और टकराव की राजनीति थी। खैर अभी देख लेंगे राजनीति किस तरह से करवट बदलती है। अभी जो ये बीजेपी लगातार यमुना जी कर रही है, अभी एक यहाँ पर रिपोर्ट आती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, जो अभी संगम में जल है बिल्कुल वो दूषित पाया गया, वो नहाने लायक और ना ही पीने लायक है। और लेकिन यहाँ आपने सारी चीजें लगा दी, यहाँ आप यमुना जी करते जा रहे हैं, तो है डबल स्टैंडर्ड। आप एक बात समझने की, आपको शायद पता होगा, बीजेपी के ऊपर जब भी कोई सवाल उठाते हैं ना तो बीजेपी के पास हर सवाल का जवाब है। यमुना जी के लिए कह रहे हैं जी करोड़ों लोग स्नान करके इसलिए प्रदूषित हो गई है। तो आप एक बात समझिए कि क्या पानी खड़ा थोड़ी था, पानी तो बहता रहता है। तो वो कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी बता रहे हैं, किस वो कर रहे हैं? वो सैंपल जो है एक जगह से नहीं लिए, 10 जगह से सैंपल लिए गए हैं, सारे सैंपल फैल हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो नदी बह रही है, वो पानी खड़ा है, वो सैंपल जो लिए गए हैं वो पानी के अंदर से लिए गए हैं साहब। वो पानी ऐसा खड़ा नहीं है कि यहाँ पर आपने एक स्विमिंग पूल बना दिया, वहां पर लोग नहा रहे हैं, वो पानी आगे चला जाता है। तो आप ये मान के चले कि गंगा हमारे मैया है, पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा के नाम से बहुत पवित्र है, हम उसका आदर करते हैं। बट अगर बात पोल्यूशन की करते हैं तो पोल्यूशन वहां बिल्कुल सैंपल फैले हुए, वहां पर वो नहाने लायक पानी नहीं है, फिर भी सरकार कोई अभी कदम उठा नहीं रही। मुझे नहीं लगता सरकार ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट या कुछ एसआईटी उसके ऊपर बैठाई और कुछ पानी साफ करने के लिए सोचा। तो अब अगले 5 साल क्या रणनीति बीजेपी की रह सकती है? क्योंकि हमने देखा है कई सारे ट्वीट रेखा गुप्ता के वायरल हैं, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर हो, अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो भाषा कहीं ना कहीं दिखती है। क्या इसी कारण तो उनका चयन नहीं हुआ? देखिए, अगर बीजेपी की राजनीति की बात करते तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपनी भाषा पर नियंत्रण होता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं। बट वो राजनीति रही है, राजनीति में कुछ लोग ऐसे होने भी चाहिए और होते भी हैं। हर पार्टी के अंदर कुछ लोग अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है, मैं ये नहीं कर अपमान करना अच्छी बात नहीं, महिला का अपमान कर रही हैं। वो ट्वीट में मैंने देखा था जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया था, उनके जन्मदिन के ऊपर कोई ट्वीट था और उनकी मदर को लेके भी किया था। चाहते तो अरविंद केजरीवाल उस पर केस कर सकते थे, पर खैर उन्होंने नहीं किया।
बहुत सारी ऐसी राहुल गांधी उनके फादर को लेकर भी किया था। ये एक महिला होने के बावजूद अगर आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाने वाली है और ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर अभी उनके पास दिल्ली की जिम्मेदारी है और देखते हैं वो बखूबी कितना अच्छे से कर पाएंगे। उस टाइम उनका होता कुछ और था, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है। तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जो वादे बीजेपी ने किए वो पूरे होने चाहिए। तो क्या सरकार बनते ही कहीं बीजेपी के ऊपर मुसीबत तो नहीं आ गई कि पार्टी में दरार हो सकती है? परवेज वर्मा वो भी अब काफी बड़े नेता हो चुके हैं। यहाँ पर रेखा गुप्ता के जो लगातार ट्वीट वायरल हो रहे हैं, उनकी इमेज को लेकर चीजें चल रही हैं। सब लोग कहीं ना कहीं अब उनको उनकी इमेज को लेकर घसीट रहे हैं और कई कई सारी बातें कर रहे हैं, चैनल्स पर आप देख रहे हैं। तो ये दाव कहीं इस बार राजस्थान में चल गया, मध्य प्रदेश में चल गया, कहीं दिल्ली जहाँ सबका फोकस रहता है, कहीं वहां तो डगमगा नहीं जाएगा? देखिए हर जगह उपयोग जो किया हुआ वो सफल नहीं होता है। कई बार उपयोग आपका विसफल भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह उपयोग किया और वो शायद उपयोग सफल हो जाए। कई बार उस उपयोग आप खुद फंस जाते हैं। खैर यहाँ की राजनीति में आपने देखना होगा कि आने वाले समय में इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। वो क्यों? क्योंकि जो वादे इन्होंने पूरे किए वो वादे पूरे हो ही नहीं सकते। मैं उन वादों के ऊपर बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के लिए जो इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए करने वाले 2500 रुपए देने वाले हैं, महिला क्लिनिक के ऊपर नाम बदल के उसको आरोग्य मंदिर कर दिया। आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। को आरोग्य मंदिर कर तो दिया। मंदिर एक वर्ड जो ऐसा है जिसमें पवित्रता है, हमारे भगवान वास करते हैं, जहाँ पे भगवान का एक स्थान दिया जाता है। जहाँ बीमारी है वहां पर मंदिर कैसे हो सकता है? मुझे ये समझ नहीं आया। स्पष्टीकरण करना होगा कि एक मंदिर और एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखो नाम चेंज की बात करें जाए तो बीजेपी का तो इतिहास है नाम चेंज करने का। उससे क्या अभी मिलेगा? यहाँ पर जो एक सीट है, बात करें तो हम मुस्तफाबाद, उसका भी नाम बदला जा रहा है। यानी वो तो उन्होंने विधायक बनते ही ऐलान कर दिया सर कि एक बात सबसे पहले बताइए, नाम बदलने से हुआ क्या? नाम बदलने से अगर जगह का अस्तित्व बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है, तो इसका मतलब इतिहास खत्म कर रहे हैं। नाम बदलने से कौन सी चीज बदल जाएगी? इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। आप सिर्फ वो नाम बदल रहे हैं जो इतिहास में लिखे गए, इतिहास के पन्नों में जो चीज लिखी वो मिटा नहीं सकते। वो वैसी ही है जैसी लिखी गई है। आपके कहने से ना इतिहास बदलेगा ना वो चीजों का अस्तित्व बदलेगा। जो चीज है जैसी है वो वैसी रहेंगी। आप अपने आप में खुश हो लेते कि हमने उस चीज का नाम बदल दिया। नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती सर। गिदड़ को अगर शेर की खाल पहना दो तो शेर नहीं बन जाएगा, वो गिदड़ है, वो गिदड़ ही रहेगा। अच्छा, ये कैसा निराला चीज थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जो भी स्कीम पुरानी सरकार ने चला रखी है वो सब चलती रहेंगी। फ्री महिलाओं को बस में ट्रैवल मिलता रहेगा, फ्री जो भी चीज मिलती थी वो मिलती रहेंगी। और वो फिर वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी हम नहीं देना सर एक चाहते, बात बताइए ना, हम गुलाम नहीं बनाना चाहते। सर एक छोटी सी बात समझिए। आज से 6 महीने पहले क्या बोलती थी बीजेपी की? फ्री की रेवड़ियां। वो फ्री की रेवड़ी बोलते थे और जब उनको लगा कि चुनाव हार रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी वो स्कीम आपके चालू रहेंगी। यानी लोगों को अपने जाल में मतलब फंसा। केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया था। कहाँ किया था? गलत होता तो फिर ये क्यों दे रहे हैं? इनको बंद कर देनी चाहिए चीजें। भाई वही केजरीवाल की नीतियों के ऊपर तो इलेक्शन जीत के आए हैं। आज वही नीतियां हैं, वही चलेंगी। देखते हैं कैसे बंद हो जाएंगी। आप कह रहे हो जी फ्री की चीजें, जो आपने बताया बिजली का बिल था उन्होंने 200 दिया, आप 300 यूनिट देने की बात कर रहे हो। यानी कि उनसे बढ़ा के 300 यूनिट तक बिल बिल्कुल। उन्होंने 2100 का 2500 दे रहे हो। आप 2500 दे रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज के बीच में आके देखा कि फायदा कहाँ है। लोग अपना फायदा देख रहे हैं, लोगों को फायदा मिल रहा है। अभी मेरे को बीजेपी अच्छा दे रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और सरकार ऐसे निकल के आएंगी जो और कुछ बताएंगी, लोग तो वहीं जाएंगे। तो आज जो हमारे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं उसके ढांचे को ठेस पहुंची है कि लोग डेवलपमेंट को वोट नहीं देके सिर्फ एक पार्टियां हैं जो लोगों को, भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, उनको फ्री की रेवड़ियां बांटती हैं, मैं उनको रेवड़ी कहूंगा, और उनका लाभ उठाते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिलीज ने भी, अब की बार जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली ने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि 12 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर 12 लाख 1 रुपए के ऊपर तो टैक्स है ना। और दूसरी बात ये देखनी होगी, दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं जो 12 लाख कमाते होंगे महीने सर दिल्ली देखो ये चुनाव दिल्ली चुनाव था। आप बात को समझे, इनको दिल्ली के लोगों को लुभाना था, न कि पूरे देश के लोगों को लुभाने की बात नहीं थी। बजट जो होता है वो पूरे देश के लिए आता है और चुनाव के समय पे 2 दिन पहले बजट लेके आना, यानी कि एक सोची समझी रणनीति थी कि अब की बार चुनाव में ये लेके आएंगे। और दिल्ली के अंदर हर वर्ग के लोग रहते हैं, जॉब क्लास लोग रहते हैं, बिजनेस क्लास भी है, तो 12 लाख रुपए दिल्ली के लोग कमा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कमाते, उनकी इनकम है, वो लोग कमाने में सक्षम और कमा भी लेते हैं। पर अगर दिल्ली से बाहर जाके देखोगे, गांव देहात के लोग देखोगे, तो 12 लाख रुपए नहीं कमाते। ये बजट जो था वो दिल्ली के लिए था, न कि पूरे देश के लिए। देखिए बीजेपी ने जो सीएम चेहरा चुना और जो मंत्रिमंडल चुना, उसमें आप देखें जनरल कैटेगरी भी है, एक जाट चेहरा भी है, एक सिख चेहरा भी है, पूर्वांचल चेहरा भी है, और एक कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पकड़ अच्छी रखते हैं। तो बीजेपी संतुलन अपने बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता की तरफ नहीं देख रही, क्योंकि जनता को ये था, शुरू से प्रोजेक्ट किया गया था कि परवेज सिंह वर्मा
हो सकते हैं सीएम, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भाई सबसे ज्यादा अगर इस इलेक्शन में उम्मीद थी तो वो थी परवेश वर्मा को, उनको लग रहा था कि मैं सीएम बन चुका हूं। नहीं, सबसे बड़ा फायदा तो उन्होंने किया, केजरीवाल को हराया। सबसे बड़ा नुकसान को हराया नहीं हराया मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं इस बात को जानता हूं कि परवेश वर्मा को कल की रात नींद जरूर नहीं आई होगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि परवेश वर्मा ही सीएम होंगे। पर वो कहते हैं ना कि शायद उनकी नसीब, वो ताज हाथ में था लेकिन कोई और छीन ले गया। नहीं, ताज तो उनके हाथ में था ही नहीं, वो तो सपने थे, उनके सपने थे हाथ में ही है उनके। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने परवेश वर्मा जी ले रहे थे कि मैं सीएम बनने वाला हूँ, पर वो सपना जब नींद खुली तो सपने में कुछ और दिखा और सामने एक रेखा जी खड़ी हुई थी, वो सीएम का ताज पहन के बैठी हुई। अच्छा, जब भी कोई सीएम अब हाल की राजनीति में चुनावों में चुना जा रहा है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये तो मात्र रबड़ स्टैंप है, ये तो वही काम करेंगे जो ऊपर से सारा आएगा? सर देखिए, अगर लोकतंत्र की बात करें तो ऊपर से आज से नहीं, ये सदियों से ऐसे ही चला रहा है कि ऊपर से तानाशाही होती है, ऊपर से लोग ऑर्डर करते हैं और नीचे फॉलो किया जाता है। और पहली बात आज की डेट में अगर कहीं पे चले जाऊं, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि पोस्टर पे फोटो किसकी है? किसी स्टेट राज्य छोटे चुनाव में चले जाओ, किसकी फोटो है? अरे भाई, पंचायत के चुनाव मोदी साहब थोड़ी लड़ रहे हैं, उस पे फोटो मोदी साहब की आ रही है। राशन कार्ड पे फोटो किसकी आ रही है जी? उसके ऊपर भी मोदी साहब की फोटो। अरे हर जगह तो मोदी साहब है, तो ऑर्डर साहब कहाँ से आएंगे जी? मोदी साहब के ऑर्डर। अच्छा, मैंने अभी एक जोक पढ़ा था, अभी हाल ही में हम जब चर्चा कर रहे थे, उस पे था, एक न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि मैम आप सीएम बन गई हैं, अब सबसे पहला फैसला क्या करेंगी? तो कहती है रुको 2 मिनट, मैं अभी मोदी जी से पूछ के आती हूँ। ये क्या है? सर यही होगा, अभी सरकार बनी है, नहीं आप देखना काम ऐसे ही होंगे। अभी जब 8 तारीख को पैसे देने की बात आएंगी तो शायद हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस चीज को कह रहे थे भी 8 तारीख को ही पैसे पहुंचेंगे। मैं तो 8 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे घर में बहुत सारी महिलाएं। 15 लाख वाली स्कीम तो नहीं है? 15 लाख वाली स्कीम आई थी सर, 15 लाख की है, काला धन है, अभी महिलाओं के लिए फ्री, आप भूल गए होंगे शायद वो चीज कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के पहले फ्री अकाउंट में पैसे आने, सब्सिडी आनी थी, वो सब्सिडी कहाँ चली गई? वो सब्सिडी तो है नहीं है। अच्छा, उसके बाद गैस सिलेंडर की बात थी, अभी उन्होंने बोला था कि गैस सिलेंडर फ्री देने वाले, वो गैस सिलेंडर कहाँ चले गए? राजस्थान में उन्होंने वादा किया 500 रुपए सिलेंडर का, कहाँ चला गया? उसके बाद तो वादा का वादा रह गया। उसके बाद उन्होंने कहा था त्योहार के ऊपर एक सिलेंडर फ्री देने वाले, उस सिलेंडर कहाँ चला गया? उस सिलेंडर की भी कोई बात नहीं हुई है। खैर, मुद्दा होता है सरकार बनाने का। सरकार बन गई, पब्लिक है, 4 दिन बोलेगी, उसके बाद पब्लिक को कुछ बोलना नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, नेताओं को ये पता होता है, पब्लिक की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है कि हम 4 दिन मुद्दा बोलते हैं, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं और सरकार वैसे ही चलती रहती है। अच्छा, अभी आपने जिक्र कर दिया राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी का जिक्र मैंने अभी दिल्ली चुनाव की शुरुआत से अब तक बस आपके मुंह से सुना है, और ना चैनलों में कहीं देखा, ना किसी के व्यक्ति के मुंह से देखा। नहीं, चैनल तो सिर्फ मोदी जी की दिखाते हैं। चैनल पे किसकी दिखा रहे हैं आप एक बताइए? 10 दिन से चैनल के ऊपर चल क्या रहा है आप बताइए ना? सीएम कौन? अरे भाई, सीएम बन जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, इतने पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे क्या है सीएम? अबे दिल्ली का सीएम कौन होगा? अरे होगा, वो पता चल जाएगा, आप इतने परेशान क्यों? पब्लिक के और मुद्दे उनको देख लो। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ी शर्म की बात है कि अभी 10 दिन पहले हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मीडिया चैनल जाकर ये नहीं देखता है कि इतने लोगों के साथ हैपनिंग हो गई, इतने लोग मारे गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ बात चल रही है दिल्ली का सीएम कौन होगा। भाई, दिल्ली का सीएम हो जाएगा, आप लोग अपने काम में ध्यान दो, दिल्ली के सीएम हो जाएगा, आप लोगों को निमंत्रण पहुंच जाता, पहुंच जाना। तो ऐसा क्या है? अभी तो ये मुद्दा भी बन के आ रहा है। अभी आज एक मैंने देखा था एक पोस्ट पे कि उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का घर जो 50 करोड़ का है, वो कहते हैं मैंने छोड़कर आ गया। आज मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं जी आज के शपथ ग्रहण में इतने करोड़ों रुपए जो लगे हैं, वो पैसा कहां से आया? वो टैक्स का पैसा नहीं है, वो पैसा खराब नहीं है। एक शपथ ग्रहण पे इतना पैसा, एक शपथ ग्रहण पे इतने स्टेट के मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कैबिनेट है, 30,000 लोगों को बैठने की जगह। आपने पूरी दिल्ली के इंतजाम एक शपथ के लिए लगा दिए। एक शपथ के लिए, यानी कि वो 50 करोड़ का शीश महल जो था आपका, वो वहीं पे रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती है विपक्षी पार्टियों को कि देखो कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने हमारे पास एमपी हैं, कितने विधायक हैं? सर दिखाने क्या जरूरत है? उनको पता नहीं क्या? पब्लिक को पता नहीं कितने स्टेट में सरकार है? नहीं, डर तो नहीं है कि स्टेज पे लाना पड़ रहा है सब लोगों को स्टेज पे लाओ, ये डर तो नहीं है? मैं एक बात पूछता हूँ बीजेपी से, बिल्कुल ये स्पष्ट मेरा खुले चैलेंज है कि आप एक बताइए, एक सीएम 50 करोड़ का घर बताते हैं जो शीश महल का नाम दिया आप लोगों ने, ठीक है, वो बनाया। आज जो आपने शपथ ग्रहण में कितना करोड़ रुपए खर्च किया, वो पब्लिक का पैसा, वो टैक्स का पैसा, वो पैसा आपने क्यों लगाया? इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? मुझे ये जानने की जरूरत है। वो आम पब्लिक का पैसा है। अगर आप उस पैसे को बता रहे हो आम पब्लिक के पैसे से वो शीश महल बना है, तो ये पैसा किसका था? इस पैसे का हिसाब भी दे दो। और इतनी बड़ी आपने रैली कर इतना भव्य प्रोग्राम किया, क्या उसमें पैसा नहीं लगा? पैसे नहीं लगा, फकीर आदमी है वो तो। कौन फकीर? प्रधानमंत्री जी। तो आप ये ऐसे नहीं कह सकते। मैंने तो उनका नाम, सर ये देश ही फकीरों का है। नहीं, वो तो देखो साधु संतों का देखो, सरकार गठित हो रही है तो सरकार खर्चा, वो तो हो रहा है, खर्चा सरकार कर रही है। सर एक बात, आज की अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ के आए हो तो आज के न्यूज़पेपर में एक और स्टेटमेंट थी, डोनाल्ड ट्रम्प की बात है कि वो कह रहे हैं जी हमारा पैसा जो हम देते थे इलेक्शन कमीशन के लिए, वो देते थे
2.1 यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपए देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया। कह रहे जी हिंदुस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड है, लड़ाई होगी होगी, थोड़ी बहुत कुछ कहासुनी होगी होगी। अब मैं इस चीज को नहीं जानता, 4 दिन पहले तो मोदी से आए हैं, तो ऐसी क्या लड़ाई होगी भाई? 4 दिन पहले तो आराम से बैठ के खाना खा रहे थे। कई मुद्दों पे फटकार तो वहां भी लगी थी सबके सामने, चाहे वो वैट का मुद्दा हो, चाहे वहां पे जो भारतीय प्रवासी हैं उनका मुद्दा हो, वो तो अभी भी लगातार ये सब चल रहा है। तो ये तो कहीं दिखाया नहीं गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी आज ये ट्रम्प की दोस्ती, मोदी जी की दोस्ती जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड जानता है कि बड़े अच्छे दोस्त लेकिन है। उसमें अब दरार कैसे आ गई? अब दरार के लिए तो मोदी जी जानते हैं, ट्रम्प जी जानते हैं, मुझे क्या पता उनके बीच में, मैं तो बैठा नहीं था। पर मैं तो ये देखता हूँ न्यूज़पेपरों में लिखा नहीं, जब चैनल्स ये चला सकते हैं कि बहुत बढ़िया दोस्ती है, जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो ये खबर क्यों नहीं आती बाहर? सर चैनल्स के पास तो कहाँ से खबरें आती हैं, मुझे तो नहीं पता उनके आधार क्या है खबरों का, पर मैं तो ये जानता हूँ कि आखिर इतनी बड़ी दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती, जब वो हिंदुस्तान आते हैं हम करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, जब मोदी जी वहां जाते हैं तो ट्रम्प जी बहुत पूरी तरह से पैसा बहा देते हैं। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं? दोस्ती तो ठीक है, अच्छी बात है, दोस्ती है, पर पैसा देने के लिए क्यों मना किया? और वहां से जितने प्रवासी अभी आए हैं, 200 के करीब लोग आ चुके हैं, अभी भी तीसरी फ्लाइट आई है, उसमें भी वही बर्ताव है उन लोगों के साथ। कह रहे हैं कि बस पानी कुछ पीने को दिया, कुछ खाने को दिया, जंगलों में कई किलोमीटर चलवाया। अभी वहां से जो प्रवासी है उसमें दिखाया गया है कि वो बता रहे हैं मैंने एक मैगी का पैकेट और बोतल में पेशाब करके रखा था, यानी कि इतनी बुरी दशा में वहां से लोगों को भेजा जा रहा है और हिंदुस्तान सरकार बिल्कुल चुप है, उस मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी मजबूरी क्या है? तो बड़ा देश है, वो हो सकती है मजबूरी। अब बड़ा देश है तो फिर उन देश के साथ दोस्ती रखना भी ठीक नहीं ना, अगर वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो देश के साथ दोस्ती किस बात? एक वीडियो काफी प्रचलित हुई कि अब अमेरिका हमारे सामने क्या है, कहीं वो वीडियो ना देख लो ट्रम्प जी। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नहीं हो सकता है अमेरिका हमारे सामने क्या है, बिल्कुल वो अपना देश संभाल रहे हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रम्प बने थे तो हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, वो देश के हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं या यूएस के राष्ट्रपति बने? तो उससे फायदा हुआ क्या? पटाखों का नुकसान हुआ, पब्लिक को भ्रमित, पोल्यूशन हो गया। और पोल्यूशन तो हिंदुस्तान में आपको पता भी, तो खैर पोल्यूशन नहीं रहेगा, दिवाली के समय होगा तो। नहीं पोल्यूशन तो होगा ही नहीं अब दिल्ली में, बिल्कुल दिवाली के समय पटाखे बैन नहीं होंगे सर, कुछ नहीं होगा, साफ सुथरी दिल्ली होगी, इतनी स्वच्छ दिल्ली होगी, ग्रीन दिल्ली होगी। अब देखते हैं ना, बीजेपी सरकार आई है, लंदन पेरिस तो वैसे ही बन जाए। तो बिल्कुल ये चर्चा थी, आज शपथ ग्रहण हुआ, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी, महिला सीएम, तीसरी महिला सीएम थी यहाँ पर, माफ कीजिएगा चौथी महिला सीएम थी, शायद दूसरी ही बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से दूसरे, पहले सुषमा स्वराज जी थी, शीला दीक्षित जी थी, और आतिशी कुछ दिनों के लिए थी, और फिर आतिशी की बात करें तो 152 दिन उन्होंने भी अपनी गद्दी संभाली है। हाँ, वो तो मजबूरी थी, वो तो आम आदमी पार्टी की। सीएम की कोई वहाँ भी दावेदार बहुत सारे थे, नहीं दावे शायद दाव खेलना चाहते थे कि महिला सीएम उतार दिया हमने। ऐसा नहीं है, महिला सीएम की बात है तो महिला सीएम तो पहले ही बनी है। अगर बात करें, शीला दीक्षित जी सीएम थी, और आज भी जो है कांग्रेस की वोट जो है शीला दीक्षित के ऊपर बोल रहे हैं कि शीला दीक्षित, तो मैं कहता हूँ शीला दीक्षित उस ऊपर से थोड़ी आ जाएगी, भाई साहब उसको भूल जाओ, कुछ और नया चेहरा लेके आओ, दिल्ली का विकास की बात करो। आज भी ये शीला जी की बात करते रहते हैं कि शीला जी ने दिल्ली बनाई। अरे भाई साहब, शीला जी ने दिल्ली बनाई, ठीक है, काम किया, उसको बना के रखो सर, वो कहाँ वो चली गई है, छोड़ दो उसका, उसके सपने लेने छोड़ दो। राहुल गांधी जी को ग्राउंड पे काम करना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, और देश का जो विकास उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये चुनाव है, नेताओं का काम लुभाना है, वादे करना है, वो वादा करते हैं, पर पब्लिक का काम है कि उस काम को जो याद दिलाना, उनके साथ जाके उनको बोलना, अपने एरिया के विधायक को जाके, हम तो जाएंगे विधायक साहब के पास कि जी हमारे 2500 रुपए आने थे, वो दे दो हमें, तो 8 तारीख को जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, तो ये था, दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए, अब सीएम का नाम भी पता चल गया है, अब मंत्रिमंडल भी अब धीरे धीरे गठित होगा, सबको उनके पद मिलेंगे, उनके मंत्रालय मिलेंगे। अब देखना होगा कि अब दिल्ली की राजनीति जो इतनी दिलचस्प रही चुनावों के बीच, सीएम पद के ऐलान के बीच, अब आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।